हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर द मोड एंड मीन आर गिवन बाय 5 and 6 रिस्पेक्टिवली, देन द मीडियन इज। हमारे पास इस क्वेश्चन में मोड एंड मीन जो है वो गिवन है और मीडियन पूछा गया है। तो हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन मोड, मीन एंड मीडियन होता है, जिसका हमारे पास फॉर्मूला रहता है। वो फॉर्मूला है हमारे पास मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीन, मीडियन और मोड के बीच में ये रिलेशनशिप रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास मोड जो है वो गिवन है, मोड है 5 एंड मीन है हमारे पास 6। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसकी वैल्यू को यहाँ पे जो गिवन रिलेशनशिप है इसमें पुट कर देंगे। मोड की वैल्यू रहेगी 5, मीडियन हमें निकालना है तो मीडियन को एज इट इज रखेंगे, माइनस 2 मीन, मीन की वैल्यू है यहाँ पे 6। अब ये इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे इसको तो ये हमारे पास यहाँ पे हो गया -12, 3 मीडियन इक्वल टू 5। ये माइनस का इधर आ जाएगा, 5 + 12 इक्वल टू 3 मीडियन। तो ये हमारे पास हो गया 17 इक्वल टू 3 मीडियन। तो यहाँ से हमारे पास जो मीडियन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 17/3। हमसे पूछा भी यही गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीडियन इज। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो है 17/3। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन और मोड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है क्वेश्चन, बस प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। गिवन है हमारे पास 14 CR इक्वल टू 14, 15 CR इक्वल टू 15, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 14 CR माइनस 1। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज गिवन होती हैं। तो उनमें से एक प्रॉपर्टी होती है कॉम्बिनेशन की हमारे पास NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N+1 CR। तो हम यहाँ पे जो n की वैल्यू पुट करेंगे वो अकॉर्डिंग टू जो हमसे पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे। तो यहाँ पे n 14 है तो यहाँ पे पुट करेंगे 14 CR प्लस यहाँ पे आ जाएगा 14 CR माइनस 1 और यहाँ पे भी आ जाएगा 14 + 1 CR। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पे 14 CR प्लस 14 CR माइनस 1, ये बन जाएगा यहाँ पे 15 CR। तो अगर हम यहाँ से नोटिस करें तो ये 14 CR है और 15 CR है, इनकी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। 14 CR किसके बराबर है, 14 CR की वैल्यू गिवन है 14 और 15 CR की वैल्यू हमारे पास गिवन है 15। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 14 प्लस 14 CR माइनस 1 इक्वल टू इसकी वैल्यू 15 है। हमसे पूछी किसकी गई है, 14 CR माइनस 1 की। तो ये हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर 14 CR माइनस 1 इक्वल टू 15 माइनस 14। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 और ये हमारे पास रहेगी ऑप्शन डी। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्या था हमारे पास यहाँ पे, दिस प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास यहाँ पे, N+1 CR। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी जिसका यहाँ पे यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास यहाँ पे बायोनोमियल से रिलेटेड है। द कोफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x + 3x की पावर 4। बायोनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास, पूछा क्या गया है मिडल टर्म। तो अगर हमारे पास जो जनरल एक्सपेंशन होती है किसी भी बायोनोमियल की वो होती है a + b की पावर n। तो अगर हमारे पास n क्या है, ये n बता रहा है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन जब बात आती है हमारे पास कि टोटल नंबर ऑफ टर्म इन एक्सपेंशन, यानी कि जब हम इसको खोलेंगे टोटल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ बायोनोमियल
तो वो हो जाती हैं हमारे पास n+1। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे होता a प्लस बी की पावर n की जगह पे हमारे पास यहाँ पे 7 होता, तो हमसे पूछा जाता कि जो इसकी एक्सपेंशन है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जानी थी हमारे पास 7 + 1 = 8। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी 8। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर करें बायनोमियल के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू रहेगी 2, b की वैल्यू रहेगी 3x और यहाँ पे n की वैल्यू है 4। तो इसके अंदर अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी कितनी 5। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी 4 + 1 5। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो जाएंगी तो यहाँ पे मिडल टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास, जब नंबर ऑफ टर्म्स 5 है तो यहाँ पे जो थर्ड नंबर की टर्म होगी हमारे पास वो मिडल टर्म होगी। तो जो थर्ड टर्म है वो मिडल टर्म होगी। तो मिडल टर्म यानी कि किसी भी टर्म या जनरल टर्म को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है TR+1 NCR A n-r b की पावर r। तो यहाँ से जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब कौन सी टर्म निकालनी है, हमें थर्ड टर्म निकालनी है। तो अगर थर्ड टर्म निकालनी है यहाँ पे T3, तो अकॉर्डिंग टू दिस वन यहाँ पे R हमें क्या चूज करना पड़ेगा, R चूज करना पड़ेगा 2। तो हम R को यहाँ पे 2 चूज करेंगे। N हमारे पास यहाँ पे गिवन है 4, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 4C। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2, A की वैल्यू गिवन है कितनी 2, n-r यानी कि 4 - 2, B की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3x और R की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 2। तो अब हमारे पास ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बन गया, यहाँ से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 4C2 2 की पावर 2 × 3x की पावर 2 विच इज इक्वल टू, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू ये बन जाएगा यहाँ पे 4 × 9x²। कितना हो जाएगा 9x²। तो यहाँ से हमारे पास 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल × 4 × 9x²। तो 2 फैक्टोरियल के साथ 2 फैक्टोरियल कट, और यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टोरियल है तो 2 फैक्टोरियल × 2, तो 2 × 2 = 4। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24 और 24 × 9 कितना आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 216x²। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, द कोफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म। तो मिडल टर्म का कोफिशिएंट पूछा गया है, यानी कि x² के साथ कौन सी टर्म आ जाएगी 216। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स cos 3π/5। इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी अगेन हमारे पास प्रॉपर्टीज की ज़रूरत है। तो इनवर्स फंक्शन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रहती है, फर्स्ट वन कि साइन इनवर्स इनटू साइन ऑफ x = x होगा। बाहर क्या है, साइन फंक्शन है, ब्रैकेट के अंदर भी साइन का फंक्शन है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी x। लेकिन अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में ब्रैकेट के अंदर क्या है, कॉस की फॉर्म में है, बट हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ थीटा। कॉस को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इसको साइन π/2 - थीटा, यानी कि साइन 90 - थीटा क्या देता है हमारे पास कॉस थीटा। तो अगर हम यहाँ पे थीटा देखें तो थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3π/5। तो हम कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स इनटू साइन π/2 माइनस थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पर 3π/5 ये आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बचेगा, ओनली थीटा बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा क्या आ गया, थीटा रह गया हमारे पास π/2 माइनस 3π/5। तो थीटा क्या रह गया यहाँ पे π/2 माइनस 3π/5। इसको सॉल्व करेंगे अब हम।
तो ये क्या आ गया, यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारे पास 10, 2 5 ज़ा 10, देन 5 पाई माइनस 5 2 ज़ा, देन 2 3 ज़ा 6 पाई, तो आंसर हमारे पास आ गया यहाँ पे -π/10। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्या था, अगेन यहाँ पे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, मैक्सिमम जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में पूछे गए हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी का पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जीपी से रिलेटेड। गिवन है इन अ जीपी फिफ्थ टर्म इज 27, एट्थ टर्म इज 7 to 9, देन इट्स 11th टर्म इज। तो अगर हम जीपी में जनरल टर्म की बात करें तो जनरल टर्म होती है हमारे पास ARn-1। जनरल टर्म क्या होगी, ARn-1। हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ टर्म गिवन है, तो फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी, A5 इक्वल टू 27, और यहाँ पे एट्थ टर्म गिवन है, देन A8 इक्वल टू 709। अगर हम इसे जनरल टर्म की फॉर्म में लिखें, n कितना है 5, तो यहाँ पे ये हो जाएगा AR की पावर 4 इक्वल टू 27, और यहाँ पे A8 क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा AR की पावर 7 इक्वल टू 729। पूछा क्या गया है 11th टर्म, तो 11th टर्म को फाइंड आउट करना है, तो 11th टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास AR10। यानी कि इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, एक तो हमें फर्स्ट टर्म की ज़रूरत है, एक हमें इसकी रेशो की ज़रूरत है। तो आर को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हम इसे इक्वेशन 1 बोलें और इसे इक्वेशन 2 बोलें, तो अगर हम इक्वेशन 2 को 1 के साथ डिवाइड कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे AR की पावर 7 डिवाइडेड बाई AR की 4, तो हमारे पास आ जाएगा 729 अपॉन AR की पावर 4 कितनी है 27। तो यहाँ से हम r की वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि a के साथ एक कट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा r की पावर 7 माइनस 4, r की पावर 3 विच इज इक्वल टू 729 अपॉन 27। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये है हमारे पास 9 का क्यूब और नीचे है 9 इंटू 3, तो 9 के साथ 9 कट, 3 3 ज़ा 9, तो अगेन यहाँ पे हमारे पास जो r क्यूब की वैल्यू आई है वो आएगी 27। तो r क्यूब इक्वल टू 27, r क्यूब यानी कि r की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो r की वैल्यू तो 3 आ गई, लेकिन यहाँ पे हमें a की वैल्यू भी चाहिए। अब a की वैल्यू हम कहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी जो हमारे पास दो इक्वेशन हमने मानी थी, एक इक्वेशन मानी थी हमने AR की पावर 4 27, तो अगर हम यहाँ पे r की वैल्यू को पुट कर देंगे तो r की वैल्यू कितनी है 3 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 27। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो a 3 की पावर 4 कितना होता है 81, तो देन 27 डिवाइड बाय 81, तो 27 1 ज़ा और 27 3 ज़ा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/3। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1/3 और r की वैल्यू आ गई है 3, तो हम यहाँ से a इंटू r की पावर 10 निकाल सकते हैं, जो हमारे पास 11th टर्म यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पे a11 विच इज इक्वल टू AR की पावर 10, तो a की वैल्यू है 1/3, r की वैल्यू है 3, 3 की पावर 10, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 9। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 की पावर 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे हिंट के लिए 81 इंटू 3, तो अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो यानी कि यूनिट डिजिट लास्ट में पूरा अगर मल्टीप्लाई करने से बचना है तो लास्ट में यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, जो कि ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पे जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा 19,683। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाती है। तो ये था हमारे पास जीपी से रिलेटेड क्वेश्चन जो लास्ट टाइम पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एपी से रिलेटेड। क्वेश्चन में गिवन है कि इफ द 9th टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 3n-4। 9th टर्म हमारे पास गिवन है या वो है 3n-4। पूछा क्या गया है हमारे पास 10th टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी कि A10 ये फाइंड आउट करनी है। तो हम अगर यहाँ पे डायरेक्ट यानी कि n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, तो हमारे पास 9th टर्म गिवन है, अगर डायरेक्ट हम यहाँ पे n की जगह पे 10 पुट कर देंगे तो डायरेक्ट यहाँ से हमारे पास 10th वैल्यू निकल जाएगी। तो ये बन गया यहाँ पे 30 - 4 विच इज इक्वल टू 26। तो क्वेश्चन नंबर 6 का
राइट ऑप्शन हो जाएगी हमारे पास ऑप्शन डी। तो यहाँ पे 26 जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है हमारे पास। तो अगर हम जनरल बात करें कि ऑर्डर और डिग्री होता क्या है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, इन जनरल की बात कर रही हूँ, dy अपॉन डी एक्स, और हमारे पास यहाँ पे डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस y है। तो अगर हमसे इसका ऑर्डर पूछा जाएगा, सबसे पहले किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगर हम ये जो हमने एग्जांपल लिया है इसमें बात करें, तो अगर हम इस वाली का ऑर्डर देखें, हाईएस्ट ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर 1 है, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। और यहाँ पे नोटिस करें तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो अगर हमसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पूछा जाएगा, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा आ गया? 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन? तो इसका ऑर्डर होगा यहाँ पे 2। अब साथ में यहाँ पे डिग्री की बात की गई है, तो डिग्री क्या होगी हमारे पास? जो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है जो इसकी पावर होगी, तो यहाँ पे इसकी पावर हमारे पास 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पे? 1। यानी कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसी की पावर को हमने चेक करना है डिग्री के लिए। क्लियर? अब मान लो हमारे पास यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स है, अगर इसका पावर 3 होती तो हम इस पावर को नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि यहाँ पे इसका जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर है और यहाँ पे इसका ऑर्डर 2 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, तो इसी की पावर को यहाँ पे देखा जाएगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें जो हमारे पास गिवन है, पहला तो ये है हमारे पास कि यहाँ डिनोमिनेटर में भी डेरिवेटिव है, तो इसको हमें पहले सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर में कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएगी, तो हम दोनों साइड को क्या करेंगे? dy अपॉन डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों तरफ dy अपॉन डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी? y डॉट dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इधर भी मल्टीप्लाई होगा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा अगेन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2। अब अपॉन है यहाँ पे, ये कट जाएगा, यहाँ पे ये ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसी को हटाने के लिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बची है वो क्या बची? y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे क्या है? बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे इसका क्या बनेगा? डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। अब ये ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। ऑर्डर तब होना था अगर डेरिवेटिव सेकंड होता, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। तो यहाँ से अगर हमारे पास ऑर्डर पूछा जाएगा तो यहाँ पे भी ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और यहाँ पे भी ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, क्योंकि बाहर पावर है। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता, कैसे लिखा जाएगा? डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ये होना था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ से अगर ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे भी ऑर्डर 1 है, यहाँ पे भी ऑर्डर 1 है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ऑर्डर आ गया 1। चेक करेंगे कि ऑर्डर 1 का है। 3 ऑप्शन में हमारे पास ऑर्डर 1 है, तो हमें इसकी पावर भी चेक करनी पड़ेगी। तो पावर क्या आ जाएगी? जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसकी हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे भी हाईएस्ट ऑर्डर 1 है, बट इसकी डिग्री यहाँ पे 1 है, इसकी डिग्री यहाँ पे 2 है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी हाईएस्ट पावर चेक करेंगे। तो यहाँ पे डिग्री के लिए हमारे पास आ जाएगी 2, हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट डिग्री। तो यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। हमारे पास फंक्शन गिवन है और हमसे यहाँ पे इसकी डोमेन पूछी गई है। आखिर डोमेन क्या होती है? डोमेन होती है कि हम यहाँ पे x के अंदर क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन है यहाँ पे x, डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर प्लस
3x प्लस 2। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी हमारे पास डोमेन देखी जाती है तो वो अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर देखी जाती है। क्यों? क्योंकि इन जनरल जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास अगर कोई भी फ्रैक्शन है तो वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि कभी भी q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी भी है हमारे पास कि अगर कभी भी हमारे पास किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो ऐसे ही हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, नॉट डिफाइन हो जाती है। तो यहाँ पर भी हम इसी कंसेप्ट के साथ बात करेंगे कि हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को जीरो नहीं लेंगे। तो देखते हैं ये हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी 2x प्लस x प्लस 2 में, तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारे पास x, तो यहाँ पे x प्लस 2 और किसी भी एक टर्म को कॉमन लेंगे और यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आ गया x प्लस 2। तो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर बन गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन कन्वर्ट हो गया किसमें, इसके फैक्टर में। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम, अब देखो न्यूमरेटर में अगर हम कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे न्यूमरेटर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। बट हाँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे अब यहाँ पे x प्लस 1 है, x प्लस 2 है, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू को -1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। जब पूरा का पूरा डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आल्सो अगर आप एक जगह पे सेकंड टर्म में यहाँ पे x को -2 पुट कर दोगे तब भी क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2 क्या देगा हमारे पास, जीरो। तो जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो अगेन यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ऐसी जो क्वेश्चन, जो टर्म हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उसे हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो इन जनरल हमारे पास x जो है वो रियल नंबर के साथ बिलोंग कर रहा है। रियल क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव को जो इंक्लूड करता है। बट अब इस क्वेश्चन में कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो डिनोमिनेटर में, हमें क्या करना है, यहाँ से रियल में से -1 और -2 को हटाना है। यानी कि हम x की वैल्यू बाकी सारी पुट करेंगे, किसको छोड़ के, -1 और -2 को। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आएगी, r -1 और -2। तो कौन सी ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो राइट है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हमारे पास ये अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये इसकी डोमेन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे गिवन है इफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर 7 - 4x इक्वल टू a tan 7 - 4x देन द वैल्यू ऑफ a। अब यहाँ पे हमारे पास ये एंटी डेरिवेटिव का केस है। आपको पता है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है सेकंड स्क्वायर x। हमारे पास डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है। तो यहाँ या एक दूसरे के एंटी डेरिवेटिव हैं। तो tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा सेकंड स्क्वायर x। और तो अगर हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर x पूछी जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी tan x। तो इसी का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। बट यहाँ पे ये अकेला x था, यहाँ पे फंक्शन में साथ में क्या है, 7 - 4x। तो इंटीग्रेशन के केस में हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर कि इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर 7 - 4x, इसका एंटी डेरिवेटिव सेकंड का बन जाएगा, सेकंड स्क्वायर का बन जाएगा यहाँ पे tan -7 - 4x। अब यहाँ पे -4x है तो -4x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, -4 प्लस c विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज हमारे पास आ जाएगी a tan 7 - 4x प्लस c। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, tan 7 - 4x प्लस c के साथ ये पूरी की पूरी टर्म कट हो जाएगी। हमसे a की वैल्यू पूछी गई है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे -1/4। देन द वैल्यू ऑफ a इज b ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी -1/4। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन आर k/3 एंड k/3 देन वैल्यू ऑफ k। हमारे पास कोई भी लाइन है तो उसका कोई ना कोई डायरेक्शन कोसाइन रहता है। अब हमारे पास अगेन यहाँ पे मान लो कोई लाइन है, उसकी
एल, एम और एन जो है वो 3 डायरेक्शन कोसाइन है, तीनों लाइन के अलग अलग डायरेक्शन कोसाइन है। तो इनके बीच का रिलेशन होता है हमारे पास एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि जो स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन होगा और उनका सम, उन तीनों का सम किसके बराबर आता है 1। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है यानी कि एल की वैल्यू है यहाँ पे k/3, तो k/3 का स्क्वायर प्लस k/3 का स्क्वायर प्लस k/3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तीनों का सम कितना आना चाहिए हमारे पास 1। तो हमारे पास नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा k² / 9 प्लस k² / 9 प्लस k² / 9 इक्वल टू 1। सो नेक्स्ट हमारे पास ये हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 9 और ये बन जाएगा यहाँ पे k² प्लस k² प्लस k² इक्वल टू 1। सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया यहाँ पर 3k² / 9 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 3k² इक्वल टू 9 और यहाँ से k² की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। देन यहाँ से हमसे k की वैल्यू पूछी गई है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे ±√3। तो k की वैल्यू आ गई यहाँ पे ±√3। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे k की वैल्यू आ गई ±√3। तो ये थे हमारे पास कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के क्वेश्चन जो लास्ट टाइम के पेपर में पूछे गए हो। आई होप आपको क्लियर होंगे। तो बहुत जल्द यानी कि 1 अप्रैल से एपीसी एकेडमी में न्यू कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का बैच स्टार्ट हो रहा है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।